Good afternoon, students. Sorry for yesterday class because of some technical error. The class was cancelled. But today, once again, I am here with new topic, and it is very interesting also. And I hope that what I explained here, you will take interest. If you have any question and doubt, you can ask. Today, we are not going to start start the new topic right now. First of all, we have to understand the background of the subject also. Today, I am going to start your history first chapter. That is the heading theme of that: how, when, and where. तो सबसे पहले इस टॉपिक को यूं कहा जाए कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या कंटेंट है, उस प्रॉपर उसको पढ़ने से पहले हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. How you should start to read history, how you can take interest in this, and everything. There are so many questions are there. तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी बच्चे से पूछे ना, बेटा आपको एसएससी कैसा सब्जेक्ट लगता है, तो वो बच्चा एकदम से रिप्लाई करेगा, बोरिंग मैम. पर समझ ही नहीं आता क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ते हैं उसमें. दिस इज नॉट राइट थिंग, बिकॉज हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का. मैथ्स का अपना तरीका है, साइंस का अपना तरीका है, और एसएसटी का अपना. अब मैं एसएसटी की सब्जेक्ट टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज पहले स्पेशली हिस्ट्री के लिए गाइड कर रही हूँ. देखो, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट के हमने एक एक चैप्टर किए. तब आपके माइंड में होगा कि तो मैम ने ना तब तो पहले तो कुछ नहीं बताया, आज क्यों बता रही है. उसका रीजन ये है कि पॉलिटिकल साइंस मीन्स पॉलिटी, हमारे देश में क्या हो रहा है या क्या हुआ, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा, और स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहा, हमने उसके बारे में पढ़ा. तो यानी एट प्रेजेंट वी आर एंजॉयिंग आर दीज राइट्स एंड वट एवर वी सी इन आर कंट्री, दिस इज प्रेजेंट. एंड रिसोर्सेज all around the things which fulfills our needs, all are called resources. यानी ये भी चीजें हमें दिख रही है, पानी पी रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, सब रिसोर्सेज है. लेकिन हिस्ट्री जो हमें दिखाई नहीं दे रही है ना, हिस्ट्री जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसका रिजल्ट दिख रहा है. समझ रहे बात को. हिस्ट्री का रिजल्ट आज हमारे सामने है, वो कैसे कब क्या हुआ वो हमें समझ में नहीं आता. इसलिए हिस्ट्री बोरिंग लगती है, क्योंकि दिखती ही नहीं है वो. तो ये जो चैप्टर है आपका, इसीलिए आपके क्लास 6 में ही ये चैप्टर था, 7th में भी यही चैप्टर है, और 8th में भी है. हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ, है ना. अब ये क्वेश्चंस में है, तो ये क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म है, मतलब हिस्ट्री है इनकी. कहीं कहीं कब क्या चीज हुई, कैसे हुई, किसने की, ये सारी हिस्ट्री है. तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर आपका तीनों क्लासेस में आपने देखा, 6th में, 7th में, 8th में भी पढ़ने जा रहे हैं, यूं कहा जाए कि सारा हिस्ट्री का जो जिस्ट है वो सब इसी चैप्टर के अंदर टोटली. वो कैसे? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई भी चीज यूज करते हैं या अपने आसपास कुछ चीज देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन अ सिंगल डे द थिंग्स इज फॉर्म्ड, प्रोड्यूस? नहीं, हर चीज की एक हिस्ट्री है. और हिस्ट्री जो है, उस चीज को जब आप जानने का इंटरेस्ट रखेंगे ना कि भाई ये चीज ऐसे कैसे हुई. देखो, अगर मैं आपको वर्बली कोई चीज सुनाऊं ना, अभी मैं स्टोरी सुनाने लगूं, तो आपको बहुत मजा आएगा. लेकिन यही चीज आप अब अगर अपनी बुक में पढ़ने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे कैसे पढ़े हैं इसको, इसमें डेट्स हैं, है ना, इतनी सारी. कई लोग तो सोचते हैं हिस्ट्री सिर्फ डेट्स है. ऐसा नहीं है. देखो, डेट्स अपने आप में है, देखो उसको भी एक तरीका है. देखो, कई बार क्या होता है कि हमें डेट्स को भी जो मेमोराइज करना पड़ता है ना. लेकिन डेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? इवेंट्स. डेट्स आर रिलेटेड टू इवेंट्स. अब आप समझ लीजिए, आपकी dates are also important, but when these dates are associated with the events, it become more important. समझ लीजिए, अब आपका बर्थडे है, जो भी डेट को आता है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. मेरा बर्थडे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो यानी वो डेट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हुई? क्योंकि वो बर्थडे एसोसिएटेड एक इवेंट है उसके ऊपर. समझ रहे बात को. और मुझे मेरा बर्थडे जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों लगता है, डेट क्यों इम्पोर्टेंट लगती है? क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है, वो इवेंट से एसोसिएट हो गया. तो यानी हिस्ट्री जो है, इट इज ऑल अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स. अब डेट्स एंड इवेंट्स को समझने का भी एक तरीका होता है, कैसे समझे उस चीज को.
देखो बच्चों, जहां तक मैं ऐसा समझती हूँ, देखो पर्सन टू पर्सन अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। अब समझ लीजिए आपको हिस्ट्री के अंदर ईयर्स लर्न करने हैं कि कौन से ईयर में कब क्या हुआ, तो आप जो है या कौन सी डेट को कब क्या कैसे हुआ, तो एक तरीका ये भी है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थडे देखें और ईयर देखें कि इनका बर्थ कब हुआ था, तो आपको प्लस माइनस करके ऑलमोस्ट जो है वो ईयर याद हो जाएगा आपको। समझ रहे हैं? तो मैंने जैसे आपको कहा कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो 2 बैटल हुए थे। एक बैटल ऑफ पलासी, एक बैटल ऑफ बक्सर। तो पलासी जो हुआ था, वो कब हुआ था? मैंने उसको कैसे लर्न किया? हमारा जो इंडिया का जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ, वो कब हुआ बच्चों? 1857 में। उसके 100 इयर्स बिफोर हुआ था ये, 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ। बोलो भाई, एक तरीका समझ में आ रहा है आपको? 100 इयर्स बिफोर। तो हमने 100 इयर्स बिफोर 1757। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? प्लस आफ्टर 7 इयर्स। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? प्लासी का जब बैटल हुआ उसके 7 साल बाद बक्सर का हुआ। तो हमने प्लस ऐड कर दिया उसके अंदर, 57 में 7 ऐड कर दीजिए, तो 63 और 64। सर क्या आएगा सर? 57 प्लस 7, ओके, 64। तो बैटल ऑफ जो है प्लासी कब हुआ? 1757 में। और बक्सर कब हुआ? जो उसके 7 इयर्स बाद। अब बात क्या आती है कि इसको भी याद कैसे करें? तो कुछ आपको ट्रिक्स लगानी होती है। जैसे मैंने कहा पलासी पहले हुआ, बच्चों को ये भी याद नहीं रहता कि पहले बैटल कौन सा हुआ। पलासी पी पहले, बक्सर बाद में भी। तो आपको कुछ चीजों को सेल्फ बनाना होता है बच्चों। इसमें आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगी ये चीजें, आपको पढ़ने के ट्रिक्स को समझना होगा, है ना? सिर्फ आप केवल रटिफिकेशन के ऊपर और उस पर आप फोकस ना करके हिस्ट्री को समझे। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है इट इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हिस्ट्री क्या है? कंपैरिजन है। कैसे? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर जैसे आज आप क्लास 8th में है, तो क्लास 7th क्या आपके लिए हिस्ट्री हो गई, है ना? और क्लास 8th आपके लिए प्रेजेंट हो गया। कल मैंने जो पढ़ाया वो आपके लिए हिस्ट्री है और आज जो पढ़ा रही हूँ वो प्रेजेंट है। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं कि क्लास 6th में आपने क्या पढ़ा? एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी। उस एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ा? सिविलाइजेशन पढ़ा, प्रिमिटिव पीपल की लाइफ पढ़ी, पैलेलिथिक कैलोलिथिक एजेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर नए जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, फिर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने कुछ रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ा। तो ये सारा एंशियंट में पढ़ा आपने। उसके बाद हमने मेडिवल पढ़ा। मेडिवल क्लास 7th में पढ़ा, जिसमें आप दिल्ली सल्तनत और उनके रूलर्स और किंग्स के बारे में आपने पढ़ा कि कितने सारे जो है सल्तनत के ऊपर टाइम टू टाइम जो है यूं कहा जाए कि डायनेस्टीज आई और लास्ट में मुगल्स आए, है ना? तो हमने एक कंपैरिजन करेंगे इन डायनेस्टीज में भी। हमने क्या किया कि फर्स्ट डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी आई, ठीक है? उस डायनेस्टी में और मौर्य डायनेस्टी में क्या कंपैरिजन है? मौर्य डायनेस्टी सबसे ज्यादा रही, 200 इयर्स इंडिया में रही मौर्य डायनेस्टी। उनके रूलर्स रहे, है ना? और किस रूलर ने सबसे ज्यादा वर्क किया, कौन थोड़ा सा लिबरल था, कौन बहुत ज्यादा एरोगेंट था। तो अगर मैं पूछूं कि कौन ज्यादा क्रूर राजा था, तो आप बता सकते हैं मेरे हिसाब से औरंगजेब था, है ना? जो 1707 में उसकी डेथ हुई। तो कहने का मतलब क्या है? अब जो 8th क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत बच्चों कैसे कहोगे आप? देखो बच्चों, जब आप जो क्लास 8th में हिस्ट्री पढ़ोगे ना, वो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में पहुंचे थे ना, व्हेन दे रीच इन इंडिया, तब से जो है उस अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लास 8 की हिस्ट्री जो है इट इज ऑल अबाउट द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न मतलब उनके हिसाब से तो वो मॉडर्न है। कैसे? आइडियाज आए, नई नई सोच आई, टेक्नोलॉजी आई, लेकिन जब तक हमने उसको अपने उसमें यूज नहीं किया तब तक वो हमारे लिए मॉडर्न नहीं रहा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आज जो है, पहले क्या था, धोती कुर्ता पहनते थे, है ना? और जिसका एक यूं कहा जाए कि बहुत ही इंडियंस जो ट्रेडिशनल, जो हमारे ट्रेडिशंस थे, बहुत सारे टैबूज थे, बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, वो धीरे धीरे सब रिमूव होने लगे, है ना?
तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री क्या है, कंपैरिजन है। इट इज बिफोर एंड आफ्टर, कंपैरिजन ऑफ बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। तो हिस्ट्री को, कोई भी चीज को आप पढ़े तो उसके पीछे रीजन समझे आप कि ऐसा क्यों है। अब जैसे कि शायद आपकी बुक में ही थोड़ा सा दे रखा है कि टी है, पेपर है, रेलवे है, हर चीज की एक हिस्ट्री है। पेन की भी हिस्ट्री है कि ये कैसे बना। चाय है तो चाय पहले कैसे बनी, है ना? तो उसमें एक स्टोरी भी है कि एक जो है एक पर्सन सो रहा था पेड़ के नीचे, और पेड़ की पत्ती आके उस कप में गिर गई, वो जो भी उस बर्तन था उसमें गिरी, तो उसका टेस्ट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, उसने उसको पिया तो वो बहुत टेस्ट अच्छा था, उससे उसको एनर्जी आ गई। तो इससे ये पता चला कि हिस्ट्री क्या रही है, हर चीज की हिस्ट्री रही है। अब धीरे धीरे ये आगे सर्कुलेट हो गया कि भाई चाय ऐसे बनती है, धीरे धीरे लोगों को टेस्ट अच्छा लगने लगा। तो आप देखिए कि आज टी का कितना ज्यादा जो है प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है टी पसंद की जा रही है। तो आप ये देखिए हर चीज के पीछे। अब रेलवेज है, रेलवेज की मैंने बात करी आपको। रेलवेज जैसे मैंने आपको कहा वुड है, रिसोर्सेज में क्या पढ़ाया था, वुड। अब उस वुड का हमने क्या यूज किया, हमने कहा रेलवे। देखो हमने कहा कि इंडिया की रेलवे सबसे पहले कहाँ चली, बॉम्बे टू थाने चली, है ना? तो उसका मतलब वो इतनी इसी चली, बॉम्बे के अंदर ही ये थाने बस इतनी सी दूरी पे चली। और आज हम बात करते हैं अपने ट्रेन की, तो देखिए कहाँ कहाँ तक उसकी जो ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है ना? इतने तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी एक हिस्ट्री थी, आज उस प्रेजेंट के अंदर विद द टाइम देखो, सारी एसएससी के जो 3 पार्ट है, आज मैं आपको बेसिक चीजें ही समझा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि पहले आप सब्जेक्ट को समझे, तभी सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट में है क्या। अब मैंने आपको ये बताया कि हमने रिसोर्सेज के अंदर टाइम एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा था। अब रेलवे के अंदर क्या है, रेलवे में इतना इम्प्रूवमेंट कैसा है, विद द कोर्स ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। पहले स्टीम इंजन बना, है ना, जो था उसमें जो है जेम्स वॉट ने, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है उसको और ज्यादा टेक्नोलॉजी से उसको एनहांस किया गया। फिर इलेक्ट्रिक बनने लगा, है ना? तो अब तो हम सुन रहे बुलेट ट्रेन के बारे में सुन रहे हैं हम। तो कहने का मतलब ये है भी सही। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट रोल, विच फैक्टर्स प्ले हियर रोल, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड हो गई, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई भाई। कि भाई हिस्ट्री थी कि भाई रेलवे बना है ना, ट्रेन्स बनी है, लेकिन वो कैसे काम करती थी, ये एक हिस्ट्री थी कि वो हुआ कैसे, है ना? क्या बहुत इजी टास्क था, आज हम इजीली बैठ जाते हैं ट्रेन में और कहीं भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि ये ट्रेन कैसे, मतलब इतनी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आया, और हम एक रात सोते दूसरी रात दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। पेपर की बात कर लेते हैं, है ना, ये आपके उसमें ही है। पेपर बच्चों, प्रिंट कल्चर जो है सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो चाइना में स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। उससे पहले पता है आपको प्रिंटिंग कैसे होती थी? प्रिंट होता ही नहीं था वहां पर। वो लकड़ी के वुड ब्लॉक्स होते थे, वो शाही में ऐसे जो इंक होती है उसमें उसको डिप कर करके प्रेस करते थे, जोर से प्रेस करते थे, फिर वो प्रिंट आ जाता था उसके अंदर। तो वो वहां पर स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी जो है वो जापान गई, है ना, फिर यूरोप गई, फिर इंडिया में आई। तो आज देखिए आप घर बैठे आपके पास न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, मैगजीन्स आ रहे हैं, क्रॉनिकल्स आ रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, अदर जीके बुक्स हैं। तो ये प्रिंट कल्चर की तो देन है बच्चों। अब आप सोचिए कि उससे पहले अगर हम एंशंट इंडिया की बात करें, तो भारत के अंदर प्रिंटिंग कैसे होती थी, क्या लिखा जाता था, क्या कुछ लिखा जाता था क्या? तो हमने सुना पढ़ा था कि जो लिखना होता था वो जो है ब्रिचेस होती हैं ना, ट्रीज की जो ब्रिचेस होती है उन पर, रॉक्स के ऊपर। अशोक जो था, सम्राट अशोक, उसने अपने पीपल से कम्युनिकेशन रॉक एडिक्ट से किया था। तो ये सब हिस्ट्री है। आपको हिस्ट्री को अपने तरीके से पढ़कर इंटरेस्ट लेके समझना होगा, ठीक है? तो ये जो चैप्टर आपका रिलेटेड है वो हाउ व्हेन एंड वेयर है, इसीलिए है कि कब कैसे कहाँ क्या हुआ, ये पूरा का पूरा है। और आपकी 8th क्लास की जो इस चैप्टर के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो वो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, हमने जो डिस्कस करना है वो डेट्स टू इवेंट्स, विच डेट्स टू बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। डेट्स टू इवेंट्स का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें शिफ्ट हो रही हैं। बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, व्हाई द स्टूडेंट दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बिकॉज दे थिंक दैट द हिस्ट्री इज ओनली डेट सेंटरिंग, कि डेट सेंटर है, कि केवल, है ना? क्योंकि उसका रीजन होता था बच्चों कि वो जो टाइम था, कि है ना, वो जब टाइम था जब हिस्ट्री लिखी गई, डेट सेंटर कब था, जब हिस्ट्री लिखी गई तो कब जो है कौन सा किंग जो है उसको एंथ्रोन्ड किया गया, राजा कब बना, कब उसको क्राउन बनाया गया, है ना?
उसका बर्थ कहाँ हुआ, ये सारी चीजें, तो डेट सेंटरिंग होगी। वहां के जो कोर्ट पोएट और क्रॉनिकल्स वगैरह जो लिखते थे, पूरा कोर्ट का रिकॉर्ड लिखते थे, तो वो डेट्स क्रोनोलॉजिकली लिखते थे सारा। लेकिन धीरे धीरे डेट्स जो है इवेंट पे शिफ्ट होने लगी। वो कैसे? मैंने कहा कि अब जैसे क्या सारी चीजें केवल यही नहीं होती कि जो है किंग कब बना या राजा, अब राजा कब बना ये तो डेट से समझ में आता है, लेकिन उसने कितने साल वहां पर रूल किया ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कितने साल रूल किया तो ये इवेंट हो गया उसका, यानी पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर हम पीरियड ऑफ, देखो कोई भी चीज जो है एक ही रात में चेंज नहीं होती है। आज आपकी एज जो है 13-14 ईयर्स है, तो इतने साल आपने लाइफ के स्पेंड किए तब आपकी एज आई है ना? तो कहने का मतलब है एक ही सिंगल डे में आप 14 साल के थोड़ी ना हो गए हैं। उसके लिए एक पूरा टाइम पीरियड होता है। तो रीजन यही है कि जो इवेंट, जो डेट्स थी वो इवेंट में शिफ्ट हो गई। इवेंट में कैसे शिफ्ट हो गई? जैसे हमने कहा कि उस समय मॉडर्न पीरियड में लोगों की लाइफ कैसे थी, हाउ दे अर्न, वो कमाते कैसे थे, रहते कैसे थे, तो ये इवेंट हुए कि नहीं हुए? डेट्स के साथ इवेंट हो गए। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स आर इंपॉर्टेंट, बट these dates are more important than these are associated with the events, है ना? तो ये शिफ्टिंग हो गई। तो जहां पर पहले हिस्ट्री डेट सेंटरिंग थी, अब इवेंट सेंटरिंग हो गई, डेट और इवेंट। which dates to be considered as important? Anybody? Good good afternoon, ma'am. Good afternoon, Tanish. What is your question? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे आपने अभी पेपर का एग्जांपल दिया कि मैम वो हाँ इंक में प्रेस करते थे, तो मैम इंक कहाँ से आई? हाँ ठीक है। देखो ऐसा है बच्चों, इंक नहीं थी वो प्रॉपर, वो कलर से बनाते थे पानी के अंदर। उस समय क्या था, सारी चीजें नेचुरल हुआ करती थी, समझ रहे हैं? जैसे हमने अभी हिबिस्कस जो फूल होता है, अगर हम उसको पानी में छोड़े, आपको पता है होली के रंग भी कहते हैं कि फूलों से बनाए हुए, समझ रहे हो? तो होली के रंग भी फूलों से बनाए, यानी फूलों में क्या होता है, कलर होता है ना? तो आपको पता है उस समय क्या था कि इन कलर्स को यूज किया जाता था, इन नेचुरल चीजों को यूज करके कलर बनाया जाता था। तो वो उससे इंक बनाई इन्होंने जिसको वो यूज करके प्रिंट करते थे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं विच डेट्स टू बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो डेट्स इंपॉर्टेंट है जिसमें कोई हिस्ट्री है। ओके, ओके, यस, मैम यस, यस। मैम आप ना डेट्स टू इवेंट्स एक बार मैं फिर से पढ़ाओगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर। बेटा आज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको ना बिल्कुल चैप्टर रिलेटेड, मतलब चैप्टर का तो बता रही हूँ, बट इन जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो लाइन टू लाइन नहीं समझा रही हूँ। मैं आपको दोनों चीजें समझाती हूँ कि डेट टू इवेंट कैसे हुआ। दोबारा समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए उसमें ये हुआ था कि डेट्स का मतलब, जैसे मैंने आपको कहा कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई को हुआ, ठीक है, 1789। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट हुई? 14 जुलाई इंपॉर्टेंट क्यों हुई? मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए नहीं है, लेकिन रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस दिन वहां पर क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। और ये डेट किससे जुड़ गई? इवेंट से जुड़ गई बच्चे। डेट किससे एसोसिएट हो गई? इवेंट से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे रशियन रेवोल्यूशन, ये सॉरी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था आपका टाइम पीरियड, रशियन बाद में हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उस दिन जो है फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, है ना? वहां पर रेवोल्यूशन हुआ, तो इस वजह से। तो कहने का मतलब है जब डेट, कोई डेट किसी इवेंट से कनेक्ट हो जाती है, एसोसिएट होती है, तब वो इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर हम आपकी बुक की बात करें तो उसमें भी यही चीज है कि समझ लीजिए कोई किंग है ना, उसको गद्दी पे बिठाया है, वो राजा बना है, वो कौन सी डेट को बना है? बात को समझे प्लीज। ऑन विच डेट द किंग वॉज एनथ्रोन्ड?
उसको कब राजा बनाया गया, तो आपने कहा 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। लेकिन वो डेट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? बिकॉज ऑन दैट डे द किंग वाज एनथ्रोन्ड, इवेंट हो गया कि राजा बना था, इसलिए वो डेट वो वाली इंपॉर्टेंट हो गई। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि डेट टू इवेंट्स, यानी डेट से इवेंट कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हम किसी चीज को रीजन हम ढूंढते हैं, कोई इवेंट उससे एसोसिएट करते हैं, तब वो जो है डेट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बर्थडे का एग्जांपल दिया था कि आपकी जो बर्थडे डेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए। वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑन दैट डे योर बर्थडे इज फॉल, क्योंकि उस दिन आपका बर्थडे आता है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, है ना। और तो यानी डेट के साथ क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो ये हो गया डेट टू इवेंट, इट शिफ्ट्स। तो इस तरह से क्या हुआ कि पहले जो सारी चीजें क्रोनोलॉजिकली डेट्स में सारा यूं हिस्ट्री को डेट सिनोनिम भी कहा जाता है कि सारा डेट्स के बारे में था, लेकिन धीरे धीरे ये इवेंट्स के ऊपर भी होने लगा, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लगी। तो अब सेकंड जो हमारी चीज आ रही है, विच डेट्स टू बी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। चलिए, अब वो डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है? अभी मैंने एग्जांपल दिए, मैंने कहा कि जो जिस दिन जो इवेंट होता है, समझ लीजिए मैंने आपको कहा कि स्टोरी बताई, टी की स्टोरी बताई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोग एक ही दिन में जो है चाय पीने लग गए, या एक ही दिन में प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, या एक ही दिन में रेलवे जो है स्टार्ट हो गया, नहीं। कोई प्रिसाइज डेट, कोई भी फिक्स्ड डेट किसी चीज इवेंट के लिए रखना गलत है। इस डेट के साथ कितना पीरियड ऑफ टाइम लगा उस चीज को होने में, वो इम्पोर्टेंट है ना। अब आप रात को सोए, मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसा नहीं होगा कि आप जो है आज तो 8th क्लास में और कल 9th में आ जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। कैसे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको पूरा एक प्रोसेस के थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। 1 ईयर का प्रोसेस है, आपको एग्जाम देने होंगे, आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आप क्लास 9th में आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो हमारी हिस्ट्री में हुई उसकी हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री, इट नॉट इन सिंगल डे हिस्ट्री, बट देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरा पीरियड लगा उसको होने में, तब वो हिस्ट्री बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए कि ये जो है टी के बारे में बताया, पेपर के बारे में बताया, रेलवे के बारे में बताया। तो ये वो डेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन कौन सा इवेंट हुआ। अब बात ये आती है कि ये सारी चीजें जो है जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री को पढ़ते वक्त आपको चीजों को कोरिलेट करना होगा, ठीक है। कोरिलेट कैसे करना होगा? जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार क्वेश्चन आता है, मेंशन द ईयर, डेट एंड ईयर, है ना, क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। तो डेट एंड ईयर क्यों पूछते हैं? उसका रीजन ये है कि हिस्ट्री जो है, इट इज इट इज ऑल अबाउट डेट्स एंड ईयर्स एंड इवेंट्स, कि कौन से दिन क्या हुआ। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, जैसे ये कहा जाए कि मैंने अभी आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का बताया, रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ, है ना, इंडियन फर्स्ट इंडिपेंडेंस कब हुआ, इंडिया जो है रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तब आपको क्या करना होता है, डेट और ईयर दोनों मेंशन करने होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको हमें को रिलेट करने के पढ़ना होता है, तब हमें समझ में आता है। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, नॉट ओनली ऑल अबाउट डेट्स, बट इट इज इवेंट्स ऑल्सो। अब बात ये आती है कि हिस्ट्री के अंदर वो कौन सी डेट्स, अभी मैं यही बात कर रही थी कि डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा अपने माइंड के फोकस को चेंज करना होगा। वो कैसे? कि देखो, जब इंडिया में, अब हम पूछ रहे विच डेट्स टू बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट, है ना। तो अब आपको 2-3 चीजों को साथ में पढ़ना होगा, अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। समझ लीजिए, इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी अपने उसके बारे में लिखा, जो हिस्ट्री लिखी, वो उनके सारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय इसके बारे में थी, है ना। वो सारे उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा था, और कब कब क्या क्या हुआ, कौन कौन सी उन्होंने पॉलिसीज बनाई, कब कब बनाई, ये सारी उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब था दैट वाज टोटली
ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, उनके माइंड हमारे लिए गवर्नर जनरल और वायसराय इंपॉर्टेंट क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा फोकस और हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो उनके लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट होगी, है ना, उनके लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट होगी जो डेट्स में फर्स्ट गवर्नर जनरल लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन है ना, तो लास्ट तो जो है वायसराय रहे। तो कहने का मतलब है वो इवेंट क्या रहा, इवेंट ये रहा कि वो आखिरी वायसराय बने, और कब बने और कैसे कौन था, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया के लिए क्या हो गया, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 1857 रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट का क्या रीजन था, कब हुआ, है ना, उसमें कौन कौन जो है हमारे स्ट्रगल के जो हीरोज थे वो कौन थे, ये सारी चीजें। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, क्या हम गवर्नर जनरल के बारे में मेंशन करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी हिस्ट्री किस पे होगी, हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव बेस्ड पे होगी। हमारा फोकस क्या होगा, अब चेंज हो गया। हमारे डेट वो इम्पोर्टेंट, जब मैंने कहा 1857 की क्रांति, वो हमारे लिए इवेंट इम्पोर्टेंट होगा, ना कि हमारे लिए रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो उनके देश से रिलेटेड है और ये हमारे देश से रिलेटेड है। तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो हमने ये बात कही कि कौन सी डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द circumstances, conditions of different nation। तो टाइम टू टाइम उनकी जो अलग अलग जो थे, उनका अलग अलग क्या पर्सपेक्टिव रहा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्ड जो आपका है मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन। बच्चों सबसे पहले पीरियडाइजेशन का मतलब समझ लीजिए। periodization is periods, the classification of periods। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स का मतलब क्या हुआ कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन जेम्स मिल दे रखा है। ठीक है, तो ये जेम्स मिल जो थे, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, है ना, स्कॉटिश स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने इंडिया आए तो उन्होंने अपने हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को पैराडाइज किया, पैराडाइजेशन किया, और उन्होंने भारत की जो हिस्ट्री को पैराडाइजेशन किया वो 3 पार्ट में किया। वो क्या था, वो 3 पार्ट, अपन 3 पार्ट कौन से थे, एक था उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड किया था, है ना, उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड किया था। और वो कम्युनिटी बेस्ड क्या था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। क्या लगता है, सही था क्या? सर एक बार अनम्यूट करेंगे। हाँ रौनक। एक्चुअली मैम, हाँ रौनक बोलिए। मैम बोर्ड पूरा मैम ब्लर आ रहा है मैम। ब्लर आ रहा है बेटे, वो यस आप मैम। देखो थोड़ा सा नेटवर्क देखो, वैसे तो सही ओके आ रहा है, यहाँ तो कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं आ रही है बेटे। आप अपनी जगह प्लेस बदल कर देखो कोई और रूम में। ओके मैम। ओके, तो कहने का मतलब है कि जेम्स मिल ने जो इंडिया का उसका पीरियडाइजेशन किया, वो किस तरह से किया, उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड किया था, है ना। तो कम्युनिटी बेस्ड में क्या किया, हिंदू किया, मुस्लिम्स किया और क्रिश्चियन किया। अब हिंदू मतलब जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें क्या था, हिंदुओं का ही था सारा कुछ, हमारी सभ्यता, अभी सिविलाइजेशन। पहली बार मैम ने मेरी सुनी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू रूलर्स, है ना, हर्षवर्धन, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इसको हिंदू पीरियडाइजेशन में फर्स्ट जो है हिंदू का पार्ट कर दिया हिस्ट्री का। सेकंड मुस्लिम्स का क्यों किया, क्योंकि मेडिवल आपने हिस्ट्री में मुगल्स के बारे में पढ़ा था, जब तक जो है मुगल्स इंडिया में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने दूसरे पार्ट को जो है मुगल्स में किया। और तीसरा क्रिश्चियन क्यों किया, जो ब्रिटिशर्स पहुंचे थे मॉडर्न टाइम में, दोज वर क्रिश्चियंस, इसलिए थर्ड जो उन्होंने कम्युनिटी बनाई वो किसकी बनाई, क्रिश्चियन की बनाई। तो जेम्स मिल ने जो पैराडाइजेशन किया था वो कम्युनिटी बेस्ड था, और इट वाज टोटली रॉन्ग, इनकरेक्ट। क्यों गलत था बच्चों, क्योंकि जो आप मुझे बताइए
कि जब इंडिया के अंदर इतने डाइवर्स, नॉर्थ में अलग डायनेस्टीज थी, साउथ की अलग डायनेस्टीज थी, तो उस समय आप बताइए कि इतने सारी डाइवर्सिटी के साथ केवल 3 कम्युनिटीज के अंदर पूरी हिस्ट्री को डिवाइड करना कितना गलत था। उसका रीजन था कि और कम्युनिटीज के लोगों को या और लोगों को उसका मतलब कोई उसमें इंक्लूडेड ही नहीं थे, इट मीन्स, है ना, उनको उन्होंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था, हटा दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या इस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी कंडीशन में जेम्स मिल ने जो इंडिया की हिस्ट्री का पैराडाइजेशन किया, उसको भारतीयों ने, हिस्टोरियंस जो रहे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि भारत के अंदर जो हिस्ट्री है उसका पैराडाइजेशन 3 पार्ट में हुआ, दैट इज एंशियंट, इन क्लास 6 ऑलरेडी रेड, क्लास 7 मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये पैराडाइजेशन की बात हमने इसके अंदर की कि उस समय क्या था कि भारत के अंदर जब जेम्स मिल ने जब बात की तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई। यस तेजस। मैम जो ये इवेंट्स का बता रहे हो मैम आप जेम्स मिल का, हाँ, मैम उन्होंने जो वो 3 पीरियडाइजेशन किए थे वो मैम वो अपने लिए गलत कैसे थे मैम? तो वही तो मैं बताने जा रही हूँ बेटे आपको। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि वो गलत इसलिए थे, आप सुने ध्यान से। 3 कम्युनिटीज के अंदर सारा का सारा हिस्ट्री का पैराडाइजेशन कर दिया। तो मुझे बताइए कि क्या उस समय जब ब्रिटिशर, जेम्स मिल कब आया? जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, है ना? तो उस समय क्या हमारे देश के अंदर दूसरी कम्युनिटीज नहीं रहती थी क्या? जैनिज्म में भी रहते थे, बुद्धिज्म फॉलोअर्स भी रहते थे, सिखिज्म भी रहते थे। तो उनको हटा ही दिया क्या एकदम? वो कहाँ गए? उन लोगों की लाइफ नहीं, उनका कोई मैटर नहीं है उसके अंदर। सारी की सारी जो हिस्ट्री है इन्हीं 3 कम्युनिटी के आसपास घूम रही थी क्या? तो ये गलत है। इसलिए गलत था क्योंकि उसका रीजन था कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे, दे शुड बी आल्सो इंक्लूडेड इन ऑल हिस्ट्री। सिखों की अपनी अलग हिस्ट्री रही है, आपको मालूम है ना? सिख रहे हैं, है ना? बुद्धिज्म जो आया वो कैसे था, जैनिज्म जो फॉलोअर्स थे वो कैसे थे, इसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज भी और थी। तो कहने का मतलब इन सब की हिस्ट्री रही है और वो सब उसके पार्ट रहे हिस्ट्री के, लेकिन उन्होंने उनको इंक्लूड नहीं किया। तो अपन कैसे कहेंगे कि ये सही है? सही नहीं था, इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना? उन्होंने देखो एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था, जेम्स मिल की एक बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना? उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 उसमें कम्युनिटीज में, उसी बुक में उन्होंने लिखा है 3 कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। और उस समय तो लोगों ने इसको वाइडली एक्सेप्टेड किया था, पता है आपको? जैसे आप कह रहे हो ना कि गलत कैसे था, तो जेम्स मिल ने जब इसको पब्लिश की थी बुक को, तो सबने उसको वाइडली एक्सेप्ट किया था। और लेकिन उस कहने का मतलब ये था, धीरे धीरे जो ये चीजें जब लोगों के सामने आई, हमारे इंडियंस के सामने आई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये पीरियडाइजेशन गलत है। क्योंकि पीरियडाइजेशन कैसा होना चाहिए? सारी कम्युनिटीज उसमें आनी चाहिए। तो इंडिया का जो पीरियडाइजेशन हिस्ट्री का किया, वो कैसे किया था? एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, जो कि आप बुक्स अभी पढ़ रहे हैं। हाँ दिव्यांशु। मैम जैसे मैं आपने बताया कि मैम ये हिस्ट्री मैम मतलब इसमें पीरियडाइजेशन हुआ, हाँ, हिस्ट्री में तीन टाइप्स में हुआ। तो मैम जब ये हिस्ट्री का मैम मतलब आइडिया कहाँ से आया कि किसने आइडिया किया कि हिस्ट्री बनानी चाहिए हमें? देखो ऐसा है हिस्ट्री बनानी हाँ। चाहिए नहीं, मेरी बात सुनो। हिस्ट्री अपने आप ही बन जाती है किसी भी चीज की। अब आप 2 चैप्टर पढ़ चुके हो तो वो हिस्ट्री हो गई ना। मुझे एक बात बताओ, आपका क्वेश्चन अपनी जगह सही है कि हिस्ट्री बनी कैसे, ठीक है? तो बात ये है कि देखो, हम बात करते हैं दोबारा क्लास 6 की करते हैं। जब एंशिएंट सिविलाइजेशन था तो लोगों की लाइफ कैसी थी? जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक कुछ नहीं लिखा गया, है ना? भाई हमने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी थी, बहुत ही ग्लोरियस थी, वहां पर ना सब कुछ अच्छा था, एक गोल्डन टाइम था, वहां बहुत प्रॉस्परस था। लेकिन जब ये सिविलाइजेशन खत्म हुआ, तो उस सिविलाइजेशन के बारे में लोगों हमारे, आपको पता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? आर्कियोलॉजी आर्काइव डिपार्टमेंट होता है, आप अपनी बुक में सब कुछ पढ़ेंगे आप। उसके अंदर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन।
हमने ये देखा कि पहले क्या चीज थी और अब क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, आज भी आप सोचिए, आज इतने सालों बाद, हजारों सालों बाद भी आप क्लास 6 में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उसका रीजन है कि उसकी हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री कैसे लिखी गई ये एक क्वेश्चन है। हिस्ट्री उस समय, मैंने आपको क्या कहा कि जो एंशियंट टाइम में लिखा कुछ भी नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स कब हुए? वो भी बाद में हुए। उससे पहले लोग, अगर आप लोगों ने क्लास 6 का कुछ ध्यान आ रहा हो तो जो प्रिमिटिव लोग थे वो गुफाओं में दीवारों पे ड्राइंग्स बनाते थे, कुछ कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखते थे। यहाँ तक कि जो मौर्य एम्पायर के जो रहे हैं सम्राट अशोक, उनके भी जो रॉक एडिक्ट्स थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी भाषा में लिखेंगे। पाली भाषा में लिखे हुए थे, अपभ्रंश भाषा में, प्राकृत भाषा, ऐसी भाषा यूज की गई। स्क्रिप्ट होती है बच्चों, जैसे आपने कहा ना हिंदी देवनागरी लिपि, यानी कौन सी लिपि में लिखी गई? देवनागरी। तो आप अगर उसकी लिपि स्क्रिप्ट देखोगे आपको पढ़ना नहीं आएगा। लेकिन उस समय ये चीजें स्टार्ट हुई, है ना। दीवारों पे, जो मैंने आपको कहा ना, ब्रिजेस पे लोग जो भी अपनी जो लैंग्वेज बोलते थे ना वही लिखना स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे। उसके बाद ऐसे जो बाहर से हमारे स्कॉलर्स पीपल आए, है ना। हमारे इंडियंस में भी आपको पता है, आपने आर्यभट्ट के बारे में सुना होगा, कितने स्कॉलर्स अलग अलग हुए, उन्होंने कोशिश करी उनको पढ़ने की और समझने की। धीरे धीरे हिस्ट्री जो है ऐसे बनने स्टार्ट हुआ, है ना। और आज जो हम देख रहे हैं कि हमारी बुक्स में आ गई है हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली हमने, मेडिवल पढ़ ली, और आज मॉडर्न पढ़ने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री का अपना एक बैकग्राउंड रहा है, इवेंट्स एंड डेट्स। पहले क्या था, चीजें भाई आज मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ अभी मैटर नहीं करेगा, अभी कोई जो है ये मैटर नहीं कर रहा कि क्या है और क्या नहीं। लेकिन कल जो चीज होगी, अगर मैं पूछूंगी तो वो हिस्ट्री हो जाएगी कि बच्चों मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था। प्रिपेयर होके आना, मंडे को पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है ना। क्या पढ़ाया था हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री कैसे पढ़नी थी, ये सारे क्वेश्चन पूछूंगी। तो अब आपको समझ में आएगा हिस्ट्री क्या है, क्यों है, कैसे है, ये मंडे को आपको पता चलेगा। जब आज घर पे जब ये लेक्चर हो जाएगा, जब आप ये वापस पढ़ेंगे तो मैंने जो पढ़ाया वो आपके लिए हिस्ट्री है, ठीक है। तो मंडे को फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हैव ए नाइस